हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर बात किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों के डायरेक्शन की बात की थी। तो जहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, जहाँ पे मैंने निगेटिव साइन का मतलब बताया था आपको कि निगेटिव साइन का मतलब ये होगा कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, मतलब अपोजिट है। ठीक है, और वहीं पे एक कवायद स्टार्ट हो गई थी और वो थी ये कि मेनली हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप जाओगे तो उस कंडीशन में ये अपोजिट ना होकर परपेंडिकुलर होता है। कौन? E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाती है टू द सरफेस। तो ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर कर ली हैं और वहीं से स्टार्ट हुआ था एक नाम जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर ये सब देख लिया था और वहीं से बोल दिया गया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। मेनली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, किसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो इसके नाम में लिखा हुआ है इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, है ना। तो ऐसी कोई भी सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, कोई भी सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मेनली क्या बोलेंगे कि एनी सरफेस which has equal potential at every point of the surface, on the surface। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स सरफेस नहीं है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लो, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे लो, हर पॉइंट पे अगर सरफेस पे मतलब कोई एक सरफेस है, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो सपोज कर लो रैंडमली मैंने कोई सरफेस लिया, अब मैंने पॉइंट यहाँ पे ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट सी लिया, ये पॉइंट डी लिया। अब मैं चारों जगहों पे अगर पोटेंशियल देखूँ, यानी वी ए देखूँ, वी बी देखूँ, वी सी देखूँ, वी डी देखूँ, यानी हर पॉइंट पे मैंने इस सरफेस के ऊपर जो भी हर पॉइंट है, सभी पॉइंट्स पे मैंने पोटेंशियल देखा, तो मुझे क्या नजर आया कि सभी जगहों पे क्या है, बराबर, यानी वी ए बराबर है वी बी के और वी बी बराबर है वी सी के और वी डी के, है ना। तो अगर चारों जगहों पे पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस को ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। यानी हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, वी है वी है वी है वी है वी है। ठीक है, और मेनली आप सबको पता है पोटेंशियल आएगा कब, पोटेंशियल तभी आएगा जब क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो मेनली जब चार्ज आता है तभी क्या आता है, पोटेंशियल। भाई बिना चार्ज के ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं आएगी, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं आएगी तो फिर पोटेंशियल नहीं पैदा होगा। तो मेनली इस सरफेस के ऊपर चार्ज कुछ इस तरीके से होगा कि हर जगह पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो आई थिंक इक्विपोटेंशियल सरफेस आप समझ गए होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई जैसे ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि कोई एक प्रॉपर फिक्स सरफेस होती है, उसको ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। कोई भी सरफेस हो, एनी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाए भाई, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर यार इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस कंडीशन में अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, यानी एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह कर रहा हूँ, या सीधा सीधा एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ मैं, तो क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा, क्योंकि वर्क डन ही क्या मिल जाएगा हमको, जीरो। क्या यहाँ पे कोई काम करना पड़ेगा? नहीं, हर जगह पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। अगर पोटेंशियल इक्वल तो काम करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। मेनली फिलहाल में आप समझ गए होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते किसको है। ठीक है, किसी भी सरफेस को जिसके पास हर पॉइंट पे या हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ये सरफेस कैसे बनेगी? तो मेनली चार्ज के कारण बनेगी, क्योंकि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये बनेगी। ठीक है ना। मेनली ये जो आप देख पा रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ कंडक्टर। इट इज़ अ कंडक्टर। कोई भी सरफेस कैसी होगी, मेनली कंडक्टर की सरफेस होगी, तभी हम उस पर देख सकते हैं, है ना।
क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो मतलब पॉइंट देखोगे तो वहीं पे जो चार्जेस होंगे वो क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज इंसुलेटर के अंदर हम बात करें तो इंसुलेटर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो बाउंडेड होते हैं मेनली, है ना। तो आगे हम जाके पढ़ेंगे इंसुलेटर एंड कंडक्टर, जहाँ पे हम ये बात कर रहे होंगे मेनली कंडक्टर के बारे में, तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एक लाइन में बस याद रख लेना है, हर जगह पे यदि पोटेंशियल सेम है तो ऐसे सरफेस को ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग, क्या स्टार्ट करें आगे की कहानी को। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूंगा सबसे पहले, ठीक है। मेनली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, यानी क्या क्या इसके पास गुण होंगे, ये देखा जाए। तो सबसे पहले अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम चार्ज को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो जो काम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। यानी उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमको कोई काम करना नहीं पड़ेगा। कैसे, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे लिखा गया नो वर्क डन इन मूविंग Q charge in A to B, sorry from A to B, मतलब मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, ये पॉइंट है A, इस A पे क्या रखा गया है, एक चार्ज है Q, ठीक है, इस A पॉइंट पे है। मैं इसको उठा के कहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, B पे। तो एक बात बताओ, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही है, आपको पता है ना, मैं उठा के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक रखने के लिए हमको काम करना पड़ता था, और काम करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे Q पे है तो इसका कुछ अपना एक पोटेंशियल होगा, फिर जब B पे जाएगा तो कुछ और पोटेंशियल पा जाएगा, तो उस पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण काम आता है ना। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, कि इस Q को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। मेनली पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में देखोगे तो इस ए के पास पोटेंशियल कहाँ से होगा, इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। तो मैं इस इनफाइनाइट से उठा के ए तक लाया हूँ तो कोई काम करना पड़ा होगा, बिल्कुल काम करना पड़ा होगा, तो वो इस ए पॉइंट पे उसके वी ए पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वी पे कोई और पोटेंशियल होगा, ये भी कहाँ से डिफाइन किया गया होगा, इनफाइनाइट से। जब मैं इनफाइनाइट से उठा के लाया तो यहाँ पे मतलब इस बी पॉइंट पे जब पहुँचाया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया होगा वो कितना आया होगा, वी बी आया होगा, है ना। यानी यहाँ पे वी बी और यहाँ पे वी ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, चूंकि क्या है, अगर दोनों अलग अलग है पोटेंशियल, समझ आ रहा है, तो क्या आएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा ना भाई। इस ए पॉइंट पे कुछ और पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे कुछ और पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और वो जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा इस क्यू चार्ज को ए से ले जाके ए से बी तक ले जाने के लिए, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मेनली फिर से मैं समझाऊँ इसको, तो मैं इसी पॉइंट को लिखना चाहता शुरुआती दौर में तो ऐसे लिख सकता था कि वी बी माइनस वी ए, यानी मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूँ, यानी इस ए पॉइंट पे वी ए था, बी पॉइंट पे पहुंचा तो वी बी हो गया, तो कितना चेंज आया है पोटेंशियल में वो मैं कैसे निकालूंगा, तो वी बी माइनस वी ए, और फिर मैं देखता कि इसको निकालूंगा कैसे, तो कितना काम करना पड़ा ए से बी तक ले जाने में, यानी वर्क डन ए टू बी अपन किस पे काम करना पड़ा, क्यू पे, है ना। अब मैं अगर ध्यान से समझूं तो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यानी वी ए बराबर होगा वी बी के, और ये टोटल मतलब वी के बराबर होगा ना। यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी, यहाँ पे भी वी, यानी डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू होगा। अब वी से भी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, जीरो, यानी डब्ल्यू ए टू बी अपॉन पूरे नीचे क्यू को इधर भेज दो तो क्या मिल गया मुझे, डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू जीरो, यानी ए से बी तक ले जाने में मुझे कितना काम करना पड़ा, जीरो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है, समझ में आया, कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों आखिर मैंने ऐसा कहा, इसका कारण समझ में आ गया। हाँ, तो ये याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी भी चार्ज को लेके जा रहे हैं तो उसके लिए मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, समझ में आया ना, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम है, ठीक, बिल्कुल। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, तब तक आप इतना नोट करिए, मैं ऊपर से मिटाऊँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लिया हम लोगों ने, अब सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं। तो मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है, ये पहली बात याद रख लो।
सर पहली बात तो याद हो गई। दूसरी बात है ये यार, हमने पढ़ा हुआ अपने जीवन काल में इतना तो पढ़ा हुआ कि कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे यदि चार्ज है, यानी उस सरफेस के पास क्या है, चार्ज है, तो क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमेशा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस। समझ में आया ना। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की जन्मजाती प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब इसका जन्म हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब से ये प्रॉपर्टी बनी हुई है कि एक्चुअल में कोई भी सरफेस है तो उस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा वेरिएशन है, तो हिल गया होगा। चलिए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान नहीं होंगे, ठीक। देखिएगा, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। अब ये बात हमको पहले से पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए कि दो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस है, दो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस है, तो वो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट intersect to each other। सर ये तो प्रॉपर्टी हो जाएगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी कि एक दूसरे को कट नहीं करती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी होगी। सपोज कर लो यहाँ पे एक सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं ऐसे जस्ट बना रहा हूँ। तो मेरे लिए सपोज कर लो कि इसका जो क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा, मतलब इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये सरफेस है तो इस सरफेस पे भी पोटेंशियल अपना क्या होगा, अलग अलग, मतलब हर पॉइंट पे सेम होगा। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। सपोज कर लिया मैंने कि यहाँ पे 10 वोल्ट है पोटेंशियल, और यहाँ पे मैंने मान लिया 20 वोल्ट है पोटेंशियल, यानी हर पॉइंट पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे हर पॉइंट पे 10 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये सरफेस हल्का सा क्या कर गई है, इंटरसेक्ट कर गई है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो इस पॉइंट पे मैं क्या कहूँगा, ये वाली सरफेस भी है और ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस का 10 वोल्ट है, ये वाली इस वाली का 20 वोल्ट है, इस वाली का 10 वोल्ट है। तो मैं क्या कहूँगा, 20 वोल्ट है कि 10 वोल्ट है। अगर मैं 20 वोल्ट कहूँगा तो ये वाली नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टी ये है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 10 वोल्ट बोल दूंगा तो इसमें ये भी सरफेस आई हुई है, समझ में आ रहा है। तो ले दे के क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलैप्स। और जब कोलैप्स हो जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो मेन बेसिस है या सीधा जो मेन प्रिंसिपल है कि भैया हर जगह पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक को लूँगा तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरे को लूँगा तो पहला डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इससे मेन प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा। इसी कारण कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों के दोनों कभी इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्लियर है, ये बात ध्यान देंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी तो देख पा रहे होंगे कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। क्या हुआ, माफ़ी चाहेंगे बस, थोड़ी सी समस्या की वजह से रोकना पड़ा, ठीक है। तो कोलैप्स नहीं करता, ये समझ में आ गया। चौथी बातें अब पकड़ लेते हैं यहीं पे। चौथी बात ये है कि अगर सपोज कर लो कई सारे इक्विपोटेंशियल एक पास हैं, ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सारे एक पास हैं, पास हैं, ठीक है, ऐसे। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत खतरनाक होगी। अब कारण समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, खतरनाक। इक्विपोटेंशियल बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, क्या है, एक पास है। तो पास होने का मतलब आपको भी पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैंने जस्ट इसके पहले बताया था कि सरफेस बनेगी कैसे, चार्ज के कारण बनेगी। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास है, इसका मतलब चार्जेस भी क्या है, पास है। और अगर पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तगड़ी। मतलब खुद समझ सकते हो, चार्जेस एकदम पास कंडेंस्ड है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बहुत खतरनाक। और अगर मान लो बहुत दूर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कमज़ोर। क्लियर है, तो ये बात याद रखेंगे। चौथी बात यही है कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। और अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है रेयरर कंडीशन में चल रहा है, या सीधा बोला जाए कि डेंसिटी उसकी बहुत कम है, ठीक है ना,
डेंसिटी अगर कम है, लो डेंसिटी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कमज़ोर होगी। यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो ये चार बातें आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि कोई वर्क डन नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस को ले जाने में। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तीसरी बात जो होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और चौथी बात जो होती है वो ये होती है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और अगर दूर दूर होते हैं तो कमज़ोर होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये चार बातें समझने के बाद कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चार्जेस का अगर हम लोग क्या एनालाइज करें इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस तो क्या होगा ये देखते हैं। देखिए मेनली क्या है कि कोई भी सरफेस इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, और कारण क्या बनेगा, चार्ज। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे ना तो फिर इजी हो जाएगा समझना। मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे कि सपोज कर लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू के अंदर जैसे कि अभी सपोज कर लो हम लोग एक स्फेरिकल सेल लिए थे, और हम लोगों ने ये समझा था, अगर हम लोग पिछली क्लास देख के आए हैं, एनालाइज किए हैं, तो हम लोगों ने लिया था स्फेरिकल सेल। उस स्फेरिकल सेल में जब हम अंदर जा रहे थे तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम जा रहे थे तो जो वोल्टेज था यानी पोटेंशियल था वो क्या हो गया था, सेम। आया ना, तो हर जगह पे सेम हो गया। तो इस कंडीशन में ये भी तो क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी। आया ना, तो यहाँ पे अंदर वाली जो सरफेसेस है वो क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। वैसे ही मान लो अगर मैं इसी चीज़ को डिफाइन करूँ यहाँ से कि अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज होता, यहाँ भी तो हम ये मान रहे थे ना कि सेंटर में एक चार्ज है ना, कि मैं एज्यूम कर लेता था कि पूरा का पूरा एक चार्ज के रूप में है। वैसे ही प्लस क्यू है तो ये भी क्या बनाएगा, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का घेरा बनाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। मेनली कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, बाहर की ओर होगी, है ना। और वो भी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, यस और नो। परपेंडिकुलर तो है ना, देखिए हर जगह पे क्या बन रही है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे तो टेंजेंट की हमेशा ही क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, टेंजेंट मतलब यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट की क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री पे होती है। क्लियर है, इस बात को याद रखना। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो ये प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया कि नहीं बन गया। इस क्यू के आगे अगर देखा जाए, सॉरी इस क्यू के इस पूरे पोर्शन तक देखा जाए तो ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा हर जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सेम, हाँ या ना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह पे सेम। इसके आगे जो पोटेंशियल होगा, मतलब ध्यान देना, मतलब इस घेरे के जब मैं बाहर जाऊँगा तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा, सेम। तो सीधा सीधा मतलब है कि प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो प्लस क्यू का वो कवरिंग एरिया या वो सरफेस एरिया सीधा सीधा जहाँ पे हर जगह पे क्या है, हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पूरे एरिया को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे माइनस क्यू का भी अपना एक एरिया होगा, है ना। माइनस क्यू है, इसका भी एक कवर क्षेत्र होगा, और इस कवर क्षेत्र को पकड़ो तो इधर में क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होंगी, है ना, आ रही होंगी, ऐसे परपेंडिकुलर ही आ रही होंगी। मेनली ऐसे बनता है। तो यहाँ भी सेम कहानी बनेगी, जैसे यहाँ पे कुछ एरिया के अंदर कैसा क्या क्या सिस्टम बना, क्या जगह पोटेंशियल सेम, तो वैसे इसके भी कुछ एरिया में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हर जगह सेम। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ऐसी नजर आएगी। ठीक है, तो ये पहली बात, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझो। सपोज कर लो कि एक डाइपोल है हमारे सामने, डाइपोल या सीधा सीधा बोल सकते हो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, एक मैंने लिया है प्लस क्यू चार्ज और एक लिया है मैंने माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायरेक्शन आप सबको पता होगा, है ना। मेनली अगर हम बनाए यहाँ से तो बनाए अगर हम यहाँ से तो क्या हो रहा होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे हो रहा होगा, और मेनली ऐसे इधर से निकल रहा होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होगा, आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको नजर आएगी। ठीक है, तो जिन एरियाज के अंदर, यानी जिन एरियाज के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया मतलब इसके चारों ओर भी क्या होगी, एक सरफेस बनेगी। उस सरफेस में क्या होगी, फिर से पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा।
तो वो सभी सर्फेसेस क्या कहलाएंगी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बन रही है। ऐसे ही आपके सामने अगर दो अपोजिट चार्जेस आ जा रहे हैं, तब दो अपोजिट चार्जेस, देखो ये पूरा का पूरा घेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ही अगर दो अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो आप कैसे बनाओगे, तो सिंपल, अब आपको पता है क्या करना है ना, तो आप कर लोगे, सभी को बाहर निकालना। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है, अब बनाना है तो कैसे करेंगे, तो इसके चारों ओर एक सरफेस का निर्माण होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो, यहाँ पे तो सब दूर भाग रही होंगी, है ना, यहाँ पे सब दूर भागेंगी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ से प्लस है तो दूर भागेंगी। ठीक है ना, इस तरीके से होगा और पूरा का पूरा मिलके, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम मिलके ऐसे डॉटेड में कर दे रहा हूँ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, वैसे यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेनली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब कई लोगों के मन में यहाँ पे आना चाहिए कन्फ्यूज़न, जो होगा। मेरा कन्फ्यूज़न क्या है कि भाई प्लस क्यू कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। मेरा कन्फ्यूज़न नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप जाने ही जरूर। तो मेनली प्लस क्यू के इरा के अंदर ऐसे सभी पॉइंट होंगे, जैसे सपोज कर लो, मान लो, एक बात समझना, यहाँ पे आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वीपी होगा। ऐसे फिर मैं आर दूरी पे यहाँ पे आ जाऊँ पी पे, तो यहाँ भी तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, हाँ या ना। फिर से ऐसे ही मैं देखूँ यहाँ पे, इसी मतलब कोई और पॉइंट है, सॉरी ये क्यू है, ये क्यू ले लो, ये भी फिर आर दूरी पे देखा मैंने, तो एक और पॉइंट मुझे आर मिल गया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी आर है। तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि इस आर डिस्टेंस पे मुझे क्या मिला, तीन पोटेंशियल मिले अलग अलग पॉइंट पे, और तीनों तीनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन कहीं भी रखो तुम, किधर भी जाओ, डिपेंड नहीं करता, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ भी क्या होगा, सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, चारों ओर क्या होगा, सेम, है ना, सेम डिस्टेंस पे। क्लियर है, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस और बढ़ा दी, फिर चारों ओर देखा, फिर सेम, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर सेम, तो क्या मिला, इसीलिए मैंने एक स्ट्रिप डाली है, समझ में आ रहा है। इस स्ट्रिप के अंदर हर जगह पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिप वाली सरफेस है ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर से मैंने कुछ डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक और स्ट्रिप बना दी, समझ में आ रहा है। अब इस स्ट्रिप के अंदर देखूँ मैं, तो फिर एक नई क्या मिल गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पे फिर क्या होगा, हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कि भैया एक्चुअल में ये पैदा नहीं हो रही हैं, एक्चुअल में पहले से, मतलब ये नई नहीं बन रही हैं, ये पहले से चीज़ें हैं, बस हमने उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दिया है। मुझे पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो मेनली अगर समझोगे, जैसे ऐसा होता कि सपोज कर लो मैं इधर देखता तो इधर मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इधर मैं जाता तो निगेटिव लेता, अगर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे तो स्केलर है ना, तो स्केलर होने के कारण हर जगह पे माइनस प्लस का कोई रोल है नहीं यहाँ पे। तो मेनली अगर मैं आर दूरी पे इधर देखूंगा तो जो पोटेंशियल होगा, है ना, सपोज कर ले रहा हूँ यहाँ पे भी है, मतलब इसी पॉइंट ए पे देख रहा हूँ, फिर वही आर दूरी के बाद जब मैं देख रहा हूँ तो दूसरा पॉइंट मुझे मिल रहा है बी, तो यहाँ पे भी है, समझ में आ रहा है। तो दोनों जगह पे जो पोटेंशियल वो क्या है, सेम है, सेम है कि नहीं है। तो जब दोनों जगह पे सेम है, इसका मतलब क्या है, ऐसे मैं हर पॉइंट बना सकता हूँ ना, और ऐसे तो फिर क्या बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इस एरिया में हर जगह पे पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कुछ मिलेगा, है ना। इसका एक पर्टिकुलर अपना एक एरिया बन जाएगा, ऐसे एक स्ट्रिप बना दो, बनेगा नहीं बन गया, पोटेंशियल सेम, ऐसे इसके कारण भी होगा, ऐसे इसके कारण भी होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, जो मैंने यहाँ पे गोला बनाया है, जो स्ट्रिप बनाई है, वो आपको समझ में आ गया, वो क्या है, यस और नो। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना, क्लियर है। तो किन चार्जेस के कारण कैसा बनता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी आप लोगों ने समझ ली, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सीधा सीधा स्थिर या सीधा सीधा विद्युत विभव ऊर्जा या विभवांतर बोल लीजिए, या इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं।
ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, मेनली ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या है मतलब समझिएगा, जैसे कि अभी तक आप लोग ये बोल के आ रहे हो कि यार पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, तो मैंने इनफाइनाइट से किसी चार्ज को कहाँ पहुँचाया है, किसी पॉइंट पे पहुँचाया है। तो इनफाइनाइट से अगर मैं किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे पहुँचा रहा हूँ तो मुझे काम करना पड़ रहा है, और जब मैं काम करूँगा तो उस कंडीशन में मुझे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बिना बिना एनर्जी के तो कोई काम होता नहीं है, तो मेनली एनर्जी दूंगा तो काम होगा, ठीक है। तो वही एनर्जी जो हमको इस इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक पहुंचाने में जो काम करना पड़ा, तो उस काम के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती है, या तो खर्च होगी एनर्जी या तो आएगी, मतलब गेन भी होगा लॉस भी होगा, दोनों हो सकता है। गेन कब होगा, लॉस कब होगा, तो मेनली गेन कब होता है, गेन कब होता है, मेनली यहाँ पे प्लस क्यू है और मैं प्लस क्यू वाले को उठा के लेके आऊँगा तो गेन होगा, क्या होगा, गेन। लेकिन अगर मैं उठा के मतलब सपोज कर लो कि मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो गेन हो रही है, होगी इसके पास एनर्जी, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे माइनस क्यू कर दिया तो तब लॉस होगी, है ना। अपने आप चीज़ें चल रही होंगी, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। इस कंडीशन में जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे प्लस है, अभी तुमने माइनस लिया है, सपोज कर लो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कहाँ रहना चाहेगा, यहाँ पे स्टेबल है। अगर ये यहाँ पे स्टेबल है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ पे रहना चाहेगा, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे, और इस हाथ के कंडीशन में मतलब जब मैंने हाथ पे रख दिया तो देखिए कोई मूवमेंट है, इसके पास कोई मूवमेंट नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे स्टेबल है, तो इसका मतलब इसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं। लेकिन मैं अगर अपने हाथ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर कहाँ भागेगा, हाथ में। यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो यहाँ भी इसको रुक जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास क्या आ गई है, एनर्जी आ गई है, समझ में आया। तो एक्चुअल में जब हम इसके पोजीशन में चेंज ला रहे हैं तो एनर्जी आ रही है ना, और वही एनर्जी इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब मेनली आप समझते हो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्थिति में परिवर्तन करते हैं और उस स्थिति में परिवर्तन के कारण उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो जाए तो उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मेनली ये जो चार्ज है, ये चार्ज हमेशा जब माइनस क्यू के साथ नजर आएगा तो हमेशा चिपका हुआ नजर आएगा, है ना। इसकी स्टेबिलिटी का फंडा यहाँ पे है ना। अब मैं जब इसको दूर करूंगा, अच्छा यहाँ पे रहेगा तो कोई मोशन करेगा नहीं, मोशन करेगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो फिर तुरंत कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो इसके पास एनर्जी बढ़ रही होगी, भाई काम कर सकता है ना। तब यहाँ पे रहेगा तो मोशन नहीं करेगा, बस सिंपल बेसिस समझो, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, बढ़ रही है कि घट रही है। जब मैं यहाँ पे रखूंगा मोशन कर पाएगा नहीं, लेकिन जो ही यहाँ पे रखूंगा फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे रखने पे मोशन कर रहा है, तो इधर जाने पे इसका मतलब क्या होगा, बढ़ रही है, सीधा मतलब है, ठीक है। और देखो मैं ऐसे एज्यूम करा रहा हूँ तुमको ताकि समझ पाओ। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू किधर की ओर जाएगा, उधर की ओर जाएगा, बहुत दूर रहना चाहेगा, है ना, इनफाइनाइट पे रहना चाहेगा, इससे दूर भागेगा, है ना। इसकी स्टेबिलिटी इनफाइनाइट पे है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेके पास लेके आ रहा हूँ। तो पास लेके आने से क्या हो रहा है कि फिर से ये कहाँ पे भाग जा रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब मैं जब इस पॉइंट पे लेके आऊँगा तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, या इस पॉइंट पे लेके आऊँगा तो एनर्जी आ जाएगी, तभी तो ये कहाँ भाग रहा है, वहाँ पे। यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन मैं आगे की ओर करूँगा तो इसके पास क्या आने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी कब नहीं आएगी आपको पता चल चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया आखिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिंपल, हमको पता है क्या कि जितना काम उतनी ऊर्जा, ये कॉन्सेप्ट है पूरे फिजिक्स का, है ना। जितना काम उतनी ऊर्जा। अब मेनली मैं क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा गया क्यू नॉट, इसको मैं कहाँ पे ला के रखना चाह रहा हूँ, ए पे, समझ में आ रहा है। ये क्यू है, इस क्यू चार्ज के पास मैं लेके आके रखना चाह रहा हूँ, ये प्लस क्यू है। तो मैं जब उठा के यहाँ से यहाँ पर लेके आऊँगा, इस क्यू नॉट से यहाँ से उठा के लेके आऊँगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो जितना काम करना पड़ेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितना काम उतनी ऊर्जा। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे। तो मुझे क्या करना है, बस मुझे ये निकालना है कि कितना काम करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। मेनली काम ही बताएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन की, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू placed a particle or q naught from infinite
infinite to a point A into electric field to infinite to electric field of a point charge, यहाँ पे इंटू लिखो, फ्रॉम इनफाइनाइट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। तो जितना काम करना पड़ेगा वही उसी का अमाउंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यही होगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, और U इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इनफाइनाइट टू A। मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेके आना चाह रहा हूँ, और इनफाइनाइट में मेरा Q0 है, तो इस Q0 से A तक लाने में इतना मुझे काम करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, मेरा वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। सपोज कर ले रहा हूँ कि ये पॉइंट R दूरी पर है, ठीक। तो यही क्या मेरा बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिराइव कर रहे होंगे, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, छोटी सी क्लास थी, बिकॉज स्टोरेज भी नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते हम, ठीक है। अब पता नहीं अपलोड हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, इसीलिए यहीं पे डन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।